हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस लेक्चर सीरीज में हम जेके एसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनके पेपर्स को हम यहाँ पर एनालाइज और सॉल्व कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इसमें 8 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और अब आज के इस पार्ट में हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमारा एक लास्ट पार्ट बचता है सॉइल मैकेनिक्स, वो मैं आपको कल या परसों उसका वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी बात करते हैं हम। इस सब्जेक्ट में क्या है, इसकी अगर वेटेज की बात करें तो इसमें 50 मार्क्स की वेटेज रखी गई है, जिसमें से आपके 10 to 12 मार्क्स जो हैं वो इस पार्ट में से यानी कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स में से आते हैं और बचे 2 to 3 मार्क्स जो हैं वो एस्टिमेशन इंजीनियरिंग से आते हैं। ठीक है, तो आपने एस्टिमेशन इंजीनियरिंग को भी अपनी स्टडी प्लान में इंक्लूड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूसर बाय। पूछा गया है कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें क्या आएगा आपके पास, हेनरी गैंट, एफडब्ल्यू टेलर, एमआर वॉकर, यूएस नेवी। तो ये किया था इंट्रोड्यूस एफडब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लाइन होता है, लाइन एंड स्टाफ है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे। तो यहां पर पूछा गया है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें क्या होता है, इसमें सीधा जो है कमांड चलती है वो टॉप टू बॉटम चलती है। ठीक है, यानी कि जो बॉस होगा किसी कंपनी का उसके ऑर्डर्स चलेंगे सीधे उसके वर्कर्स तक। ठीक है, तो ये किस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सूटेबल रहता है। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करें तो ये सूटेबल हमारे पास रहता है स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सीपीएम इज। सीपीएम का पूछा गया है कि ये क्या है। अगर हम पर्ट की बात करते हैं, पर्ट होता है हमारे पास, वो होता है इवेंट ओरिएंटेड। ठीक है, लेकिन ये सीपीएम की बात अगर हम करें तो सीपीएम हमारे पास रहता है एक्टिविटी ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम डमी एक्टिविटी इज। डमी एक्टिविटी किस एक्टिविटी को हम कहते हैं। डमी एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी जो आपका जीरो टाइम यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, सपोज आप मान ले कि अब मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इस पेन टैब में, मैं इस पे अभी हाथ मेरे जमे नहीं है इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जीरो टाइम, ठीक है, यहां पर अगर आप लिखिए, मान ले ये आपके पास एक एक्टिविटी है, ये आपके पास एक एक्टिविटी है। अगर ये एक्टिविटी को आपका कुछ टाइम यूटिलाइज कर रही है तो आप वो यहां पर नोट डाउन करते हो। लेकिन अगर कोई एक्टिविटी जो है वो आपका जीरो टाइम यूटिलाइज कर रही है, यानी कि उसको करने में आपको कुछ टाइम ही नहीं लग रहा है, तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे वहां पर डमी एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी होता है जो ऑनगोइंग होता है। ठीक है, इवेंट होता है जो कंप्लीट हुआ होता है। पहला है साइट सर्वे कंप्लीटेड। देखिए यहां पर काम हो चुका है तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक्टिविटी नहीं है, ये इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज फाउंडेशन एक्सकेवेशन कंप्लीटेड। फाउंडेशन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ये भी एक्टिविटी नहीं है। कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन कंप्लीटिंग, कंक्रीटिंग का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट इज मैसनरी वर्क ऑन फाउंडेशन इज बीइंग डन। मैसनरी का काम जो है फाउंडेशन पे वो चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा क्योंकि ये अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये एक्टिविटी बनेगा। नेक्स्ट इज इन जनरल डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का रिलेशन पूछा गया है टाइम के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए डायरेक्ट कॉस्ट क्या आता है, डायरेक्ट कॉस्ट आता है सीधा जो आपका मटेरियल का कॉस्ट होता है प्लस लेबर्स का कॉस्ट होता है, तो वो आता है आपके डायरेक्ट कॉस्ट में। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गए जो डायरेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, अब पूछा गया है, देखिए सपोज आप अगर हम बात करें डे 1 पे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे माने डे 1 पे आपने क्या किया, आपने लाए लेबर्स, आपने लाया मटेरियल, आपने लाया मटेरियल में आपने लाई ब्रिक्स, आपने लाया सीमेंट, आपने लाया सैंड, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो पहले दिन अगर हम बात करें ना तो आपका कॉस्ट जो है बहुत ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज अब अगर हम बात करें डे 2 की, तो आपको ब्रिक्स लाने की जरूरत नहीं है, आपको सैंड लाने की जरूरत नहीं है, आपको सीमेंट लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपने पहले ही दिन ला के रखा है। ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो कंसिडरेबली कम होता जाएगा, जितना आपके पास टाइम बढ़ेगा तो कॉस्ट जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉस्ट स्लोप इज डिफाइंड एज। कॉस्ट स्लोप जो है उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। कॉस्ट स्लोप की अगर हम बात करें तो उसको हम डिफाइन करते हैं
क्रैश टाइम माइनस क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, इसको डेराइव भी किया जा सकता है, लेकिन वहां उसकी जरूरत आपको है नहीं, आपने सीधा याद रखना है इसमें कि ये होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल कॉस्ट माइनस नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। नेक्स्ट इज PERT स्टैंड फॉर, PERT की फुल फॉर्म पूछी गई है आपको। PERT होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट इज if the optimistic time, most likely time and pessimistic time for an activity are 5, 7 and 9 respectively। ठीक है, तो पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड टाइम इस एक्टिविटी का हमें आप बताइए। ठीक है, देखिए एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, टी एक्सपेक्टेड अगर हम देखें वो होता है हमारे पास टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स टी मोस्ट लाइकली प्लस टी पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अगर ये हम देखें टी ऑप्टिमिस्टिक कितना दिया गया है हमारे पास 5 प्लस 4 इंटू टी मोस्ट लाइकली कितना है 7 प्लस टी पेसिमिस्टिक कितना है 9 डिवाइडेड बाय 6। ये अगर हम बात करें 5 प्लस 28 प्लस 9, ये आ गया आपके पास 42 डी 28 जी, ये आ गया 7। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा 7, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, अब यहां से 2015 वाले क्वेश्चन जो पूछे गए उनको हमने यहां पर इंक्लूड किया हुआ है। क्या पूछा गया है, ए पर्सन हैविंग ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग इन ए मैसिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज, किस पर्सन की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। अगर हम बात करें ओनर की, नहीं, इसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। आर्किटेक्ट की नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर छोड़ दें आप अभी, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, इसको अपना काम देखना होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है इसको पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लानिंग इज टू, मेन ऑब्जेक्टिव जो प्लानिंग का होता है वो क्या होता है, क्या उसका सिर्फ ये प्लान होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट हो। ओनली इन टाइम बोला इसने, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल पर्पज, नहीं, ये होता है इकोनॉमिकल पर्पज के लिए होता है, लेकिन ओनली इसने इंक्लूड करके हमारा ये जो ऑप्शन है रॉन्ग हो जाएगा। सेफली नहीं, फोर्थ वन इज मोस्ट इकोनॉमिकली एंड इन टाइम। ठीक है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्या हमारा जो है प्रोजेक्ट जो है इकोनॉमिकली कंप्लीट हो जाए और ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट इज फीजिबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द प्रोजेक्ट। फीजिबिलिटी रिपोर्ट सबसे पहले ही बनाई जाती है कि आपने आगे क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो वो इनिशियल फेज में बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज ए PERT नेटवर्क यूजर फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज, देखिए अभी भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि जो सीपीएम था आपके पास उसका पूछा गया था, तो वो क्या था, सीपीएम था एक्टिविटी ओरिएंटेड और PERT जो होता है वो होता है इवेंट ओरिएंटेड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर आप देख लें PERT सेकंड वर्ड जो इसमें आता है वो आता है ई, यानी कि ई फॉर इवेंट। ठीक है, मतलब याद रखने की एक थोड़ी सी ट्रिक, इवेंट ओरिएंटेड होती है PERT। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ बैलेंस इज, लाइन ऑफ बैलेंस का पूछा गया है कि ये होता क्या है। लाइन ऑफ बैलेंस की अगर हम बात करें, ये होती है एक प्लानिंग टेक्निक। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं रिपीटेटिव वर्क। अगर आपने कोई काम ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आपने उसी वर्क को अब रिपीट करना है, ठीक है, कहीं और पर को काम करना है, तो उसमें आप क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ बैलेंस। ठीक है, मुझे इस पेन टैब में फिर से दिक्कत हो रही है, अब इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मैं इसको यहां पर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, एक सेकंड में फिर से कोशिश करता हूं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द शेड्यूलिंग स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट अलाउएबल डेट एंड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड डेट इज नोन एज। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें शेड्यूलिंग चल रही है, ठीक है, तो उसमें जो डिफरेंस आता है लेटेस्ट अलाउएबल टाइम, यानी कि मैक्सिमम जो आप उस एक्टिविटी को टाइम दे सकते हैं, और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड डेट, अर्लीस्ट टाइम और मैक्सिमम टाइम, ठीक है, उनके दरमियान जो डिफरेंस आता है उसका पूछा गया है कि उसका उसके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं स्लैक टाइम, ऑप्शन नंबर सी। मेरा ये पेन टैब, इसको एक सेकंड आप दीजिए मुझे।
ठीक है, ये हो गया स्लैक टाइम। नेक्स्ट इज ए लाइफ साइकिल कर्व इज यूजफुल फॉर। लाइफ साइकिल कर्व का पूछा गया है कि ये यूजफुल किसके लिए होती है। ठीक है, लाइफ साइकिल कर्व क्या होती है, ये हमारे पास सीरीज ऑफ एसेंशियल एक्टिविटीज को दिखाता है। जो आपके प्रोजेक्ट में सीरीज ऑफ एसेंशियल एक्टिविटीज है उनको दिखाता है, तो ये हमारे पास डिनोट क्या करता है, माइलस्टोन्स को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंस नेटवर्क, ए मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज। आपका जो है ग्राफिकल मेथड होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस नेटवर्क। उसको दूसरा नाम पूछा गया है कि वो क्या होता है। ठीक है, उसका दूसरा नाम होता है AON, यानी कि AON। ठीक है, एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्टिविटी ऑन नेटवर्क डायग्राम, सॉरी एक्टिविटी ऑन नेटवर्क, इसका एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क इसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। प्लानिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, एज इट इज एडवांटेजेस टू। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांटेजेस है, क्योंकि जरूरी है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए है तो सही, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, लेकिन ओनली इसने लगा लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। आर्किटेक्ट के लिए ओनली लगा दिया गलत हो जाएगा। क्लाइंट के लिए ओनली नो, ये सब के लिए एडवांटेजेस रहता है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, इंजीनियर के लिए या क्लाइंट के लिए, सब के लिए एडवांटेजेस रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट इज द मेजर क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आर। क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स की बात की गई है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होते हैं, देखिए मेन जो होता है क्वालिटी कंट्रोल वो होता है इंस्पेक्शन, उसके बाद टेस्टिंग और सैंपलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट इज मैन पावर प्लानिंग फॉर एनी प्रोजेक्ट इज नेसेसरी फॉर। मैन पावर प्लानिंग आप क्यों करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किस लिए वो जरूरी रहता है, वो रहता है जरूरी, पहला ऑप्शन है एंश्योरिंग द एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन, the proper planning of the design, ensuring cost reduction of materials, ensuring only for the proper safety। इसमें रहेगा पहला ऑप्शन, यानी कि ensuring the execution efficient execution of projects undertaken। मैन पावर प्लानिंग इसलिए हम करते हैं ताकि आपके पास जो भी आपने प्रोजेक्ट उठाया हो उसका एफिशिएंटली एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग इज एम्ड एट। शेड्यूलिंग का काम क्या होता है, शेड्यूलिंग का एम क्या होता है। देखिए शेड्यूलिंग क्यों करते हैं हम, शेड्यूलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो है जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीटली इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज शेड्यूलिंग होता है अपनी एक्टिविटीज को ऐसे अरेंज करना ताकि आप सिस्टमैटिक वे में चल सके। कॉस्ट कंट्रोल, द कॉस्ट कंट्रोल is not affected in which of the following stages of construction management। कॉस्ट कंट्रोल का पूछा गया है कि वो कहां पर इफेक्ट नहीं करता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की, किस स्टेज पे वो इफेक्ट नहीं करता है। कॉस्ट कंट्रोल हुआ कि अपनी एक्टिविटीज को ऐसे करना ताकि आप कॉस्ट को जो है वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, वो अनइफेक्टेड किस में रहता है, देखिए प्लानिंग स्टेज की बात करें तो वहां पर वो इफेक्टेड रहता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपने प्लान करना होता है कैसे क्या करना है, तो वहां पर वो बिल्कुल इफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग स्टेज, यहां पर भी वो इफेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड इज कंस्ट्रक्शन स्टेज, कंस्ट्रक्शन स्टेज में भी वो इफेक्ट करता है। फोर्थ वन इज टेस्टिंग स्टेज, टेस्टिंग स्टेज में आप कॉस्ट कंट्रोल को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज में वो बिल्कुल अनइफेक्टेड रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आर। क्वालिटी के बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, तो ऑप्शन नंबर वन सीधा हमें दिख रहा है यहां पर। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चरल क्वालिटी, नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ डिजाइन एंड थर्ड वन इज क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस। स्ट्रक्चरल क्वालिटी भी आपको समझ आया होगा, क्वालिटी ऑफ डिजाइन भी आपको समझ आया होगा। क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस क्या होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड रखा है उसके आप कितना नजदीक चल रहे हैं। ठीक है, उस स्टैंडर्ड की कितना नजदीक आप चल रहे हैं उसी को हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। पेन टैब में फिर से मुझे दिक्कत हो रही है, इसका मैं क्या करूं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
तो चलिए, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू, बाय बाय।